नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। दिवाली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त जी की पूजा, छठ, नववर्ष, संवत 2081 और लाभ पांचम में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और प्रे भी करता हूं कि अगले संवत तक आप सब लोग शानदार हेल्थ एंड वेल्थ के साथ सभी सुखों का अनुभव करें तथा खुशियां आपके कदम चूमें। TFTR यानी थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के इस एपिसोड में दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। ग्रहों के समझने के क्रम में आज एकमात्र ग्रह जो बचे हैं वो है केतु। अब तक हम लोग 8 ग्रहों के काफी गुण धर्म से परिचित हो चुके हैं। एक बार दोबारा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके ही सुन लीजिएगा, क्योंकि आज ग्रहों के इंट्रोडक्शन में ये आखिरी हैं। गागर में सागर की तरह हर एपिसोड में मैंने ग्रहों के हर एरिया को कवर करने की, उनके हर तरंग को कवर करने की कोशिश की है। तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब इन सब का मिला जुला रोल भी समझना है। कहानी राहु केतु की आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया ही था। एक बार जब राहु देव वाला वीडियो सुने तो इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। और अब हम ये जानते हैं कि केतु देव के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, पैर हैं, इसलिए मूवमेंट है। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी ग्रह हैं उन्हें हम धन जमा करना, कैरियर ऊंचा करना, एक्सपेंशन और ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं, पर केतु देव का स्वभाव बिल्कुल ही अलग है। इनका अंदाज अलग, विचित्र बिहेवियर अलग तरह के हैं। राक्षस हैं, अमृत की बूंदें मिली, अमर हो गए, ग्रह बने। अब चूंकि सूर्य और चंद्रमा इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, इसलिए इन दोनों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, दुश्मनी रखते हैं, ग्रहण दोष लगा देते हैं। ये राहु और केतु एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते, मैथमेटिकल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस दृष्टिकोण से बहुत पावरफुल हैं। घोस्ट प्लैनेट कहे जाते हैं, छाया ग्रह है पर गहरा असर करते हैं। ज्योतिष में शनि और राहु के साथ इनको भी, यानी केतु देव को भी पापी ग्रह की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो आइए आज इनके मेन गुणों की चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनके सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट गुण को समझें तो उसे आप समझिए विरक्ति, जिसे डिटैचमेंट कहते हैं। इन्हें उस भाव के सभी कार्य छोड़ देने की इच्छा होती है जिसमें ये विराजमान होते हैं, क्योंकि असंतुष्टि रहती है तथा चीज़ें उबाऊ लगने लगती हैं, सैड हो जाते हैं, नीरसता आ जाती है, वर्डली इमोशंस से दूर, रिश्ते नातों से दूर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दूर होने की इच्छा होने लगती है। अगर दूसरे गुण की बात करें तो ये कार्मिक प्लैनेट हैं। इनका प्रभाव पास्ट लाइफ से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा समझते हैं कि जहाँ इनका प्लेसमेंट है वो चीज़ पिछले जन्म में प्रचुर थी, बहुत थी, या बहुत कुछ किया था उस डायरेक्शन में, तो अब उससे डिटैचमेंट, अरुचि की भावना रहती है। आसक्ति खत्म, लेट गो, जाने भी दो यारों वाली भावना हो जाती है। हर चीज को फाइनली जाना ही है, ऐसी सोच हावी हो जाती है। तीसरा गुण, ये बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं। पूजा पाठ या धार्मिक चीज़ों में बहुत मन लगता है, खो जाते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ऐसी भावना ईश्वर के प्रति हो जाती है। गुरु के साथ हो गए तो संत वाली भूमिका आ जाती है। चौथे गुण में लिबरेशन भी इनका एक गुण धर्म है। मोक्ष कारक प्लैनेट हैं। इन्हें 12वें घर में प्लेस्ड बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ ये 12वें घर के दूसरे गुणों में भी बढ़ोतरी या इजाफा कर देते हैं, जैसे विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, काम करना, सॉलिट्यूड, अकेलापन और उसमें ही खुश रहना, क्योंकि यहाँ घर से दूर जाने वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे लोगों के इंटरनेशनल अलायंस बहुत अच्छे होते हैं। इनको इनलाइटमेंट जरूर मिलता है, जागृति आती है, किसी भी चीज को, गूढ़ चीजों को समझना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। खोखली बातों में विश्वास नहीं करते, गहन अध्ययन करते हैं और इसलिए गूढ़ विद्या, ओकल्ट साइंस, ज्योतिष
सीखना चाहते हैं, बियॉन्ड रियलिटी चीज़ों को देख पाते हैं। ऐसे लोग हिडन ट्रेजर पता करने में बहुत आनंद पाते हैं, चीज़ों में डूब कर अध्ययन करते हैं, इसलिए रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। छठे गुण के बारे में अगर समझें तो इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, साइकिक कैपेबिलिटी है, इसलिए साइकोलॉजी या साइकाट्रिस्ट वाले डॉक्टर भी अच्छे हो जाते हैं। बहुत टैलेंट है इस प्लैनेट में, आभास होने लगता है घटनाओं का पहले से ही। समझेंगे केतु चूँकि पास्ट है, इसलिए पास्ट और रीबर्थ पे बहुत विश्वास है। तो और ये भी है कि पास्ट तो अपने कंट्रोल से परे है, प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। इनका साथ हमें या किसी को भी तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, नहीं तो नहीं मिलता है। नशा वगैरह की आदत बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और चूँकि राहु के धड़ हैं तो उनका वो गुण जो सडन करने की आदत है वो दोनों ही ग्रहों में है। ये भी कोई अच्छा या बुरा काम सडन ही कर देते हैं। सेपरेशन के मामले में ये शनि को भी पछाड़ देते हैं, एकदम ही रिश्ता कट कर देते हैं, तोड़ने की अपार शक्ति है। इन्हें जिनके साथ मन नहीं लगता उनके साथ रह नहीं सकते, बात नहीं करना चाहते, रहस्यमयी कैरेक्टर सा है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर बीमारियों की बात करें और केतु देव का प्लेसमेंट अगर कुंडली में खराब है तो बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं आती डॉक्टर्स को। डिप्रेशन, दिमागी बीमारियां, खुश नहीं रहना, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना, शरीर में खून की कमी होना, डायबिटीज, अस्थमा, कोल्ड कफ आदि हो जाता है। मन की बीमारियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि बहुत मूडी बना देते हैं, तुरंत गुस्सा आना इनकी फितरत है। इनका संबंध महामारियों से भी जोड़कर देखते हैं, जिसमें डेडली डिजीज़ की अगर बात करें तो लेप्रोसी, कैंसर, प्लेग, कोविड आदि का संबंध इनसे हो सकता है। चूँकि सर नहीं है पर सांप को फन तो है, तो रेप्टाइल्स वाली प्रॉब्लम यानी छिपकली या सांप का काटना, कुत्ते का काटना, मकड़े से प्रॉब्लम, ये सबसे परेशानियां हो सकती हैं। फोड़े, फुंसी, स्किन डिजीज, ये सब केतु के कारण हो सकते हैं। अगर टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो जैसा पहले भी बताने की कोशिश करी कि साधु संत, अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, स्पाई, कपड़े, हाँ टाइम से भी इनका गहरा संबंध है। तो साइकाट्रिस्ट और मतलब घड़ी का काम, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर से संबंधित हो सकते हैं। अगर मंगल का साथ हो और प्लेसमेंट अच्छा हो तो अपने देश के लिए जी जान से वॉर फ्रंट पर फाइट कर सकते हैं। वीर गति से घबराते नहीं। बिहेवियर इनका थोड़ा मंगल की तरह ही होता है। ये बिजनेस कम करना चाहते हैं क्योंकि पार्टनरशिप ज़्यादा रास नहीं आती। ऐसे लोगों को ब्यूटी भी बहुत पसंद आती है, इसलिए क्राफ्टिंग अच्छी कर लेते हैं। डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन भी इनका पैशन हो सकता है। फिट रहने की बहुत कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं, योगा बहुत पसंद आता है, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन पाते हैं, मैजिक करना आता है, टेलीपैथी आती है, एनजीओ में काम करते हैं, पेट लवर्स वाली संस्था में काम कर लेते हैं, ड्राइविंग बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ब्लॉगिंग करना, पायलट बनने की इच्छा रहती है। अगर कुंडली के चौथे, आठवें और 12वें भाव में, जिन्हें हम नॉर्मली मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, वहाँ पर केतु देव का प्लेसमेंट हो जाए तो ये तीनों जलीय तत्व वाली जगह विशेष हो जाते हैं। चौथा घर 4 नंबर यानी कैंसर या कर्क राशि, चंद्रमा स्वामी बहुत ही ज़्यादा होम सिक हो जाते हैं, पर परिस्थितिवश दूर भी जाना पड़ता है। 8वां घर स्कॉर्पियो या वृश्चिक, ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। लाइफ मिस्ट्री आदमी अपनी ज़िंदगी में यहीं से समझता है। गूढ़ विषयों की जानकारी, रिसर्च और एक्सीडेंट से संबंध यहाँ पर बन जाता है। 12वें घर में पाइसेस यानी कि मीन राशि, गुरु की राशि, मोक्ष स्थान पर मोक्ष कारक हो जाते हैं और विदेश सेटलमेंट और मटेरियल डिटैचमेंट की भावना आ सकती है। दूसरे ग्रहों की दृष्टि या युति को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। 9th हाउस में भी बहुत स्पिरिचुअल और धार्मिक यात्राएं देते हैं। 7वें घर में जो लाइफ पार्टनर का घर है, अगर वहाँ प्लेसमेंट हो गया तो लाइफ पार्टनर से दिक्कत बनी रहती है।
पहले घर में मानसिक उथल पुथल, तनाव और गुस्सा दे सकते हैं। 10वें घर में नौकरी स्थिरता नहीं रहती। छठे या 10th हाउस में सडन लॉस या सडन गेन करा देते हैं। इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है। अश्विनी, मघा और मूला इनके 3 नक्षत्र हैं। तो जब भी इनकी महादशा अंतर्दशा आती है या किसी ग्रह का इन नक्षत्रों से गोचर रहता है तो इसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र जो है मेष राशि में आता है, मघा जो है वो सिंह राशि में आता है और मूला जो है वो धनु राशि में आता है। तो अपने राशि के स्वामी के गुणों के हिसाब से, जैसे अश्विनी में मेष राशि में मंगल वाले गुण आ जाते हैं, हड़बड़ी और एक्सीडेंट्स का डर हो जाता है। मघा में सिंह यानी सूर्य का गुण आ जाता है, तो सूर्य को बहुत पसंद नहीं करते। पर जब मूला में होते हैं, जुपिटर की राशि है, तो वहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल बना देते हैं। वृश्चिक राशि को अपना घर समझते हैं। कुछ लोग वृश्चिक राशि में इन्हें उच्च का और टॉरस यानी कि वृषभ में नीच का समझते हैं और कुछ विद्वान इनको धनु में उच्च का समझते हैं और मिथुन राशि में नीच का समझते हैं। नॉर्मली 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, हमेशा वक्र ही रहते हैं। सूर्य से राहु केतु दोनों ही अस्त नहीं होते, बल्कि उन पर ही ग्रहण दोष लगा देते हैं और इनको भी राहु की ही तरह किसी ग्रह का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। देखिए, एक ग्रह अकेला कुछ नहीं कर पाता। दूसरे ग्रहों की दृष्टि, युति, प्लेसमेंट, दशा, काल, डिग्री, बहुत चीज़ों पर फल निर्भर करता है। और फिर हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, जीवन अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे क्वेश्चन पेपर्स अलग होते हैं और आंसर देने का तरीका भी अलग होता है। तो एक ही ग्रह को देखकर अच्छा या बुरा का अनुमान लगाने की कोशिश न करें, किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लें। अब अगर न्यूमेरोलॉजी की बात करें तो 7 नंबर केतुदेव का है, यानी जिन लोगों का जन्म महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 7 हो जाता है। या अगर जन्मदिन, मंथ और ईयर तीनों को जोड़कर भी वो 7 आता है तो ये डेस्टिनी नंबर कहलाता है। इन लोगों पर इनका काफ़ी असर देखा गया है। मूलांक और भाग्यांक को कुछ लोग ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर भी कहते हैं और इसमें इनका काफ़ी प्रभाव रहता है। नवरात्रियों में, नौ दुर्गा में 7वां स्वरूप काल रात्रि का है। स्पिरिचुअल पावर आते ही ये सारी बाधाओं को हटाने में सक्षम हो जाते हैं। कभी बहुत कम बोलते हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा, वेरिएशन रहता है। यूनिक नेचर है, नाराज़ हो जाते हैं और कभी कभी बहुत कुछ बोल भी देते हैं और फिर उसका अफसोस भी करते हैं, सैड हो जाते हैं। वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं, अपने काम को कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ते। 7 नंबर का जिन लोगों पर प्रभाव है उनके या तो ये मूलांक हैं या भाग्यांक हैं। आप देखिए, यहाँ कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। बड़े फेमस लोग, अपने काम में गहरी समझ, गूढ़ ज्ञाता तथा अद्भुत पकड़ होती है। आप लोग इन सब को जानते ही होंगे। सुनिया इनका रत्न है, जिसे केतु देव के लिए लोग पहनते हैं। पर रत्नों के साथ वही बात, कोई भी रत्न बिना ज्योतिषीय सलाह के कभी 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 न पहने। मंत्र अवश्य करें या कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः कम से कम 108 बार रात्रि बेला में। केतु देव आप में असीम समझ, विलक्षण ताकत एवं अद्भुत जानकारी दे सकते हैं। अब अगर रेमेडीज की बात करें तो भगवान गणेश का पूजन करें। बुधवार को जरूर ओम गम गणपते नमः का जप करें 108 बार कम से कम। माँ सरस्वती की भी आराधना करें। कान में अगर इच्छा हो तो छोटे कुंडल भी पहन सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहने, गाढ़ा रंग लाल, काला, भूरा या ग्रे कम पहने। एक्सरसाइज, योगा, जिम, फिटनेस पर काम अवश्य करें। शनिवार के दिन तिल का एवं कंबल का दान बहुत ही फायदेमंद होता है। जाड़े का समय आ रहा है, मौका भी है, समाज कल्याण कर सकते हैं, ज़रूर करें। ठंडा न पिएं, गले और लंग्स को बचाने की कोशिश करें। वाणी को मधुर बनाएं, वाणी से दिल जीतने की आदत बनाएं। कभी कभी
मंदिर में एक तिकोना ध्वज भी दान कर सकते हैं। केतु देव ध्वज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उनका नमन करें। एस्ट्रोलॉजी सीखें, एक उपाय के तौर पर, रेमेडी के तौर पर पढ़ें केतु के उपाय के लिए। और केतु देव एक अनकन्वेंशनल टैलेंट हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों के पानी में स्नान करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। तो की सेवा कर सकते हैं, गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे का पूरक समझा करें। साइंस हमारा जीवन आसान करता है, साधन जुटाता है, सामग्री लाता है। अपने आप को अंदर से शुद्ध करना है, अपने मन को आसान बनाना है, आंतरिक खुशी और संतुष्टि चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र रास्ता है। ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें केतु देव का बहुत बड़ा रोल है। तो एक उपाय के तौर पर मेडिटेशन भी इनके उपाय में आता है। तो आज अब अपनी वाणी को विराम देने की परमिशन चाहूँगा। आज भी गागर में सागर भरने की कोशिश की है। बहुत आशा है कि जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। पता नहीं किसके जीवन में इस अद्भुत विद्या या ज्ञान से रोशनी हो जाए। नम्र निवेदन है कि अगर पहली बार आए हो तो 9 ग्रहों के वीडियो जल्दी ही ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें। अपने जीवन में हो रहे तकलीफ़ों को, घटनाओं को समझेंगे तो उनसे दूर जाने का रास्ता तलाशने में मदद मिलेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ज्योतिषीय सलाह की कभी आवश्यकता लगे तो स्क्रीन पर कई बार दिखाए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर सदा खुश रखें, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।